हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन की एक विषय के रूप में क्या आवश्यकता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालते हुए इसकी विषय सूची पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, पर्यावरण अध्ययन की क्या आवश्यकता है, एक विषय के रूप में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या सन 1999 में 6 बिलियन थी, जो 2011 में 7 बिलियन हुई और 2023 में ये 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार हर 12 साल में पृथ्वी पर 100 करोड़ नए लोग शामिल होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं, उनकी ज़रूरतें भी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। लेकिन इन ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन हमें अपने पर्यावरण से मिलते हैं और पृथ्वी पर इन संसाधनों की मात्रा सीमित है तथा इनके विकास की दर बहुत धीमी है। और जब हम इन सीमित संसाधनों से अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने की जबरन कोशिश करते हैं तो पर्यावरण की हानि होती है, उसका अवमूलन होता है। अनेकों पर्यावरणीय समस्याएं जैसे वन विनाश, मरुस्थलीकरण, वैश्विक तापन, ओजोन परत का ह्रास आदि अनेकों वैश्विक स्तर की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन पर्यावरणीय समस्याओं का परिणाम ये होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला नाजुक सा संतुलन बिगड़ने लगा है, जिससे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सैकड़ों प्रजातियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और हजारों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस प्रकार जैव विविधता का तेजी के साथ विनाश हो रहा है। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट तथा सन 2002 में जोहानिसबर्ग में हुए सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन ने वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान पर्यावरणीय समस्याओं की ओर आकर्षित किया। लेकिन इन बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बावजूद शैक्षिक जगत में पर्यावरण अध्ययन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी को महाविद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण पर बेसिक कोर्स को लागू करने के निर्देश दिए गए। यूजीसी की दिशा निर्देश में गठित कमेटी के अनुमोदन पर इस विषय की विषय सूची तैयार की गई है, निर्धारित की गई है, ताकि सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित आवश्यक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जा सके। प्रत्येक देश की सरकार को निरंतर पर्यावरण विकास की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी सरकार जन सहभागिता के बिना इस कार्यक्रम में सफल नहीं हो सकती है। और जनता की भागीदारी तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब लोगों को विभिन्न पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय समस्याओं की पर्याप्त जानकारी हो। पर्यावरणीय समस्याएं इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब एक भी ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरणीय समस्याओं से अनभिज्ञ हो, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता है। चीन में एक कहावत है, यदि आप 1 वर्ष के लिए सोचते हैं तो धान की फसल उगाओ, यदि आप 10 वर्ष के लिए सोचते हैं तो वृक्ष लगाओ, और यदि आप 100 वर्ष के लिए सोचते हैं तो लोगों को शिक्षित करो। अतः यदि हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर लोगों को पर्यावरण की समस्याओं के प्रति शिक्षित करना होगा, उन्हें उनसे अवगत कराना होगा तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। अतः पर्यावरण अध्ययन का एक विषय के रूप में क्या औचित्य होगा, इसकी सार्थकता कितनी होगी, यह हम शिक्षकों और आप विद्यार्थियों की इस बात पर निर्भर करता है कि हम पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसको कितनी बारीकी से जानते हैं और उसको जानने या समझने का प्रयास करते हैं, और उन समस्याओं से निपटने के लिए कितनी ईमानदारी के साथ हम उसमें अपना योगदान देते हैं। आइए पर्यावरण अध्ययन की विषय सूची पर एक नज़र डालते हैं। इस विषय का पहला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण की परिभाषा, इसके विषय क्षेत्र और इसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस विषय की प्रकृति जो कि बहुआयामी है उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय का दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज। इस टॉपिक के अंतर्गत हम नवीकरण योग्य संसाधन व अनवीकरण योग्य संसाधनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित समस्याओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। संसाधनों में हम वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन आदि पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति का इन संसाधनों को संरक्षित करने में, बचाने में क्या योगदान हो सकता है, उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस विषय की तीसरी महत्वपूर्ण इकाई है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को समझेंगे,
एक पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या संरचना होती है, इसको जानेंगे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों के बारे में भी सीखेंगे। इसके साथ साथ ऊर्जा प्रवाह किस तरह से होता है एक इकोसिस्टम में, उसको जानेंगे। और एक इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या कार्य करते हैं, किस तरह से बने होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जानेंगे और विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र, घास पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत हम जैव विविधता को जानने का प्रयास करेंगे, उसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझेंगे तथा जैव विविधता का हमारे लिए क्या मूल्य है इसको जानेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का क्या महत्व है, उसके क्या प्रकार हैं, उसको जानेंगे। साथ ही साथ इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी के या जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त जैव विविधता को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन से खतरे हैं, वो कौन कौन से संकट हैं जो जैव विविधता को नष्ट करते जा रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ भारत में पाए जाने वाली प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ जो एंडेंजर्ड हैं अर्थात संकटग्रस्त हैं, उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जैव विविधता को संरक्षण करने वाली दो विधियां, इन सिटू और एक्स सिटू, दोनों प्रणालियों या दोनों मेथड को हम विस्तार से समझेंगे। इस विषय की अगली महत्वपूर्ण इकाई है पर्यावरण प्रदूषण या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस इकाई के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, समुद्र प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, इनके कारण, प्रभाव तथा इनको नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अतिरिक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या कारण होते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसको किस तरह से नियंत्रित या प्रबंधित किया जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके अतिरिक्त इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर प्रदूषण को कम करने में क्या भूमिका हो सकती है। साथ ही साथ प्रदूषण के विभिन्न क्षेत्रीय अध्ययन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन आदि में किस तरह से हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इनको किस तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। इस विषय की अगली महत्वपूर्ण इकाई है सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हम सतत विकास, नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी समस्याएं, जल संरक्षण से संबंधित मुद्दे, मानव के पुनर्निवास या पुनर्स्थापना से संबंधित मुद्दे आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊष्मन, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षय या न्यूक्लियर एक्सीडेंट आदि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम आदि पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण से संबंधित कानूनों को कैसे लागू किया जाए, उसमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए, किस तरह से लोगों को जागरूक बनाया जाए पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के ऊपर, इस पर भी इस विषय में, इस यूनिट में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस विषय की अगली महत्वपूर्ण इकाई है ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट या मानव जनसंख्या और पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि और विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि के जो पैटर्न है या प्रतिमान है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानेंगे, परिवार कल्याण के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, उसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण और मानव का जो स्वास्थ्य है उसके बीच के अंतर संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों के बारे में जानेंगे, मूल्यपरक शिक्षा के बारे में इस विषय में जानेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। इसके साथ साथ HIV और एड्स जैसी बीमारियों के बारे में विस्तार से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला और बच्चों का कल्याण किस तरह से किया जा सकता है, उसके क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना तकनीक का क्या रोल हो सकता है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के अंतर संबंध को विकसित करने में या उसको डेवलप करने में, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इस विषय की अगली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है फील्ड वर्क। इस इकाई के अंतर्गत हमें फील्ड में जाकर वहाँ पर सर्वे करना होता है। जैसे किसी लोकल एरिया में कोई नदी, कोई जंगल, कोई घास भूमि, कोई छोटी पहाड़ी या किसी पर्वत पर जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट का डॉक्यूमेंट तैयार करना, या फिर स्थानीय स्तर पर कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई साइट है उसका विजिट करना। इसके अतिरिक्त किसी छोटे से क्षेत्र में वहाँ पर पाए जाने वाले कॉमन प्लांट्स जो होते हैं, साधारण तौर पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं
जीव जंतु पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड सर्वेक्षण करना, या फिर किसी छोटे क्षेत्र में वहाँ पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र, जैसे किसी एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र, किसी एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र आदि, किसी एक छोटे से पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना होता है। उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं, सभी जीवों में किस तरह की खाद्य श्रृंखला विकसित है, उसके बारे में हमें विस्तार से एक फ़ाइल बनानी होती है, जिसे हम EVS की प्रैक्टिकल फ़ाइल भी कहते हैं।